हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम लोग इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक छोटा सा चैप्टर पढ़ेंगे। 4 to 5 मार्क्स तक का इसका वेटेज है। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है और 15 मिनट्स के अंदर इस चैप्टर को आराम से एक एक कॉन्सेप्ट को प्यार से भी करेंगे तो खत्म हो जाएगा। तो ध्यान से अच्छे से समझना, आज हमारा 50% सिलेबस आईडी का खत्म हो जाएगा, यानी चैप्टर 1, चैप्टर नंबर 2, 3 और 4। बाकी जो 4 चैप्टर हैं थोड़े से बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, लेकिन वो भी मैं आपको अच्छे से करा दूंगा। टारगेट बनाओ कि 40 नंबर का वेटेज है पूरी बुक का, तो एटलीस्ट हमारे 4 नंबर यानी 20 मार्क्स अच्छे से कवर होने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। आज के चैप्टर का नाम है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए ह्यूमन कैपिटल होता क्या है। देखो यार, किसी भी इंसान का जो टैलेंट है, उसकी स्किल्स है, उसकी एक्सपर्टाइज है, उसकी एबिलिटी है, जिससे वो पैसे कमा सकता है, जिससे वो इकोनॉमी में कुछ वैल्यू एडिशन कर सकता है, उस टैलेंट को क्या बोलते हैं? ह्यूमन कैपिटल। मेरे अंदर स्किल्स है, मैं पढ़ाता हूं, उससे अपना परिवार चलाता हूं, बच्चों का ग्रोथ भी होता है और मेरा परिवार भी चल रहा है। तो ये जो मेरे अंदर टैलेंट है वो मेरा ह्यूमन कैपिटल है। उसी तरीके से मेरा एक दोस्त है जिसके पास एक गाड़ी है, 4 व्हीलर, उससे वो पैसे कमाता है, वो उबर में या ओला में चलाता है, वहां पर चलाकर पैसे कमाता है, फिर उस गाड़ी को किसी को रेंट पे दे देता है और उससे पैसे कमाता है। फिर उसके पास एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग से वो पैसे कमाता है। तो वो जो बिल्डिंग उसके पास है वो फिजिकल कैपिटल है। इसीलिए बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल दोनों जो वो जरूरी है, एक साथ चलती हैं, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मेरा टैलेंट, मेरी स्किल्स, मेरा एक्सपीरियंस वो मेरा ह्यूमन कैपिटल है। लेकिन अगर मेरे पास ये स्मार्ट बोर्ड नहीं होगा, मेरे पास ये कैमरा नहीं होगा, तो क्या मैं आप तक पहुंच सकता हूं? नहीं पहुंच सकता। क्या मैं पढ़ा सकता हूं फिर अच्छे से? नहीं पढ़ा सकता। तो वो मेरा क्या है? फिजिकल कैपिटल है। फिजिकल एसेट्स, रिसोर्सेज, फिक्स्ड एसेट्स, दीज आर फिजिकल कैपिटल। और हमारा जो टैलेंट है, स्किल्स है, वो ह्यूमन कैपिटल है। और दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी है। हवाई जहाज, एयरप्लेन, ठीक है, वो क्या है बताओ जरा? एरोप्लेन क्या है? वो फिजिकल कैपिटल है। लेकिन जो टैलेंट, स्किल्स पायलट के पास है, जिससे वो सेफली जो है वो टेक ऑफ करता है, लैंडिंग करता है, वो उसकी क्या है? ह्यूमन कैपिटल है। और दोनों जरूरी है। हवाई जहाज कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर पायलट अच्छा नहीं है तो फिर क्रैश के चांसेस हैं। या फिर पायलट कितना भी अच्छा हो, अगर आपका एयरक्राफ्ट ही बेकार है तो भी एक्सीडेंट के चांसेस हैं, यानी क्रैश के चांसेस हैं। सो दोनों एक दूसरे के लिए बहुत जरूरी है। सो फिजिकल कैपिटल समझ आ गया आपको, ह्यूमन कैपिटल समझ आ गया। सो ह्यूमन कैपिटल एक इनटेंजिबल एसेट है। आपका टैलेंट, आपके स्किल्स, जो कभी भी आपको बैलेंस शीट में नहीं दिखता। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये सब दिखेगा, लेकिन इंसान का जो टैलेंट है वो नहीं दिखेगा। इट कैन बी क्लासिफाइड एज द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ वर्कर्स का जो एक्सपीरियंस है, वर्कर की स्किल्स है। दिस इंक्लूड एसेट लाइक एजुकेशन, ट्रेनिंग, इंटेलिजेंस, स्किल्स, हेल्थ एंड अदर थिंग्स। एम्प्लॉय वैल्यू सच एज लॉयल्टी एंड पंक्चुअलिटी। एम्प्लॉय लॉयल है, एम्प्लॉय पंक्चुअल है, ये भी उसका क्या है? ह्यूमन कैपिटल है। आप एक इमेज है एनसीईआरटी, उसके अकॉर्डिंग देख सकते हो क्या करा। विद इक्वल साइज ऑफ लैंड, हाउ इज इट दैट yield इज मोर देन माइन? इसकी थोड़ी सी उपज है, जमीन इसके पास भी उतना ही, 1 एकड़ की जमीन, इसका आउटपुट थोड़ा सा है, इसके पास भी जमीन इतनी है, लेकिन इसका आउटपुट जो है वो ज्यादा है, ड्यू टू फिजिकल कैपिटल और ड्यू टू ह्यूमन कैपिटल। इसकी ट्रेनिंग हो रखी है, इसको पता है कैसे अच्छे से खेती बाड़ी करनी है, तो इसका आउटपुट जो है वो ज्यादा आएगा। सीधी सी बात है। ओके, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल कैपिटल। तो फिजिकल कैपिटल को मार्केट में बेचा जा सकता है, ठीक है ना? एयरक्राफ्ट आप बेच दोगे, मशीन, फर्नीचर, गाड़ी आप बेच दोगे। लेकिन ह्यूमन कैपिटल इंटेंजिबल है, इन द बॉडी, माइंड ऑफ ओनर। भाई विराट कोहली का जो बल्ला है ना, बैट है, वो आप खरीद सकते हो, है ना? बुमराह की बॉल आप खरीद सकते हो, लेकिन बॉलिंग कराने की जो एबिलिटी है, बैटिंग करने की जो एबिलिटी है, वो आप मार्केट से जाके नहीं खरीद सकते। तो ये बिकता है, ये नहीं बिकता जी। इसको ओनर से सेपरेट किया जा सकता है। मैं कहीं और हूं, ये वाइट जो मतलब कि फिजिकल एसेट्स कहीं और है, मेरा घर कहीं और है, विराट कोहली कहीं और है, उसका बैट कहीं और है ना? तो आप फिजिकल कैपिटल को सेपरेट कर सकते हो। मैं यहाँ पे, मेरी गाड़ी वहां पे है, मैं कहीं और हूं, मेरा सेट वहां पे हो सकता है, लेकिन ये इनसेपरेबल है। भाई ऐसा हो सकता है कि सुनील पांड्या सर यहाँ पे है, उनका टैलेंट जो है वो वहां पे है, विराट कोहली वहां पे, उसका स्किल्स वहां पे। भैया नहीं, वो इंसान के अंदर ही पनपता है, उसका टैलेंट, उसका स्किल्स उसके ब्रेन में है। तो भैया वो उसके साथ ही चलता है। ये इनसेपरेबल है, कैन नॉट बी सोल्ड एनीवेयर, बट ओनली सर्विसेज कैन बी सोल्ड। हाँ, सर्विसेज को बेचा जा सकता है। भाई विराट कोहली की जो सर्विस है वो बेची जा सकती है, बट उसका टैलेंट, उसका स्किल्स उसके पास ही रहेगा। वो इंटेंजिबल और इनसेपरेबल है।
मोबाइल बिटवीन कंट्रीज इफ ट्रेड रेस्ट्रिक्शन इज फॉलोड, अगर किसी कंट्री में ट्रेड रेस्ट्रिक्शन से बैरियर है तो मशीन्स को तो भेजा जा सकता है ना। जैसे लॉकडाउन में सामान तो इधर उधर हो रहा था लेकिन इंसान इधर उधर नहीं हो रहे थे, तो जो ये है वो हार्डली मोबाइल रेस्ट्रिक्टेड बाय द नेशनैलिटी, तो आप इजीली मूव नहीं कर सकते। सामान आप अमेरिका से आसानी से मंगा सकते हो बट आप अमेरिका आसानी से नहीं जा सकते। कैन बी बिल्ट ओनली थ्रू द इंपोर्ट एंड क्रिएट्स ओनली प्राइवेट, ये खुद को फायदा पहुंचाता है, प्राइवेट बेनिफिट है, आप बाहर से इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये पर्सन की चॉइस पे डिपेंड करता है, वो अर्निंग करना चाहता है नहीं। इट क्रिएट बोथ प्राइवेट और सोशल बेनिफिट। किसी ने बल्ब का आविष्कार किया, किसी ने इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार किया, किसी ने एरोप्लेन का आविष्कार किया, तो भैया वो प्राइवेट को भी फायदा पहुंचाता है, उससे समाज को भी फायदा होता है। किसी ने कोविड वैक्सीन बनाई तो भैया खुद को भी फायदा हुआ, पैसा कमाया, लेकिन समाज को भी फायदा पहुंचाता है, वो होता है ह्यूमन कैपिटल। सो फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल दोनों ही जरूरी है एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के बिना दोनों अधूरे हैं। सर अब हम इस चैप्टर का नाम क्या है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, यानी ह्यूमन कैपिटल क्या है, आपका टैलेंट, आपकी स्किल्स, कोई डांसर है, कोई टीचर है, कोई क्रिकेटर है, कोई क्लास जिम ट्रेनर है, सबकी अपनी अपने टैलेंट, अपने अपने स्किल्स है जिसके द्वारा वो पैसे कमाते हैं। तो भैया वो उसको फॉर्म कैसे किया जाए, ह्यूमन कैपिटल को फॉर्मेशन कैसे किया जाए, क्या क्या सोर्सेस हैं जिससे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन किया जाएगा। एजुकेशन पे खर्च करो, अपनी हेल्थ बेहतर करो, ट्रेनिंग लो, माइग्रेट, अगर यहाँ पे आपको अच्छा अर्निंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा तो आप किसी दूसरी जगह माइग्रेट करो, और आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करो, है ना। आप कहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छी है, कहाँ क्या सैलरी है, कौन कौन सी कंपनी में इंटरव्यूज चल रहे हैं, इंफॉर्मेशन आज की डेट में मस्ट है। जो बेसिकली आप देखते हो वो इंफॉर्मेशन पॉलिटिकल पार्टीज कनेक्ट करती है, कहाँ पे हिंदू का एरिया है, कहाँ पे मुस्लिम्स का एरिया है, कहाँ पे लोग किसकी भक्ति करते हैं, तो डेटा बहुत जरूरी है। तो ये जो डेटा है ना उसको क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन। सो दीज आर द 5 मेन सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। सबसे पहला मेजर जो आप सबको पता है, एजुकेशन एक ऐसा वेपन है जिससे आप पूरी दुनिया को बदल सकते हो। सो एजुकेशन इज मस्ट है। हर माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते ही पढ़ाते हैं, सिर्फ कमाने के लिए नहीं पढ़ाते। अगर कमाने के लिए पढ़ाते तो अमीर के बच्चे जो है ना वो बचपन से बिजनेस करते, वो पढ़ते नहीं, उनके ऊपर भी पढ़ने का प्रेशर होता है, क्योंकि एजुकेशन आपको अच्छा इंसान बनाता है। सही गलत का जो डिफरेंस है वो समझाता है, एज अ गुड ह्यूमन बीइंग सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है, किससे कैसे बात करनी है, कौन सी चीज कितना खाना है, क्या करना है क्या नहीं करना, आपका इंटेलिजेंस लेवल कि कभी मुसीबत आएगी तो आप कैसा एक्शन, कैसा डिसीजन लोगे, ये सारी चीजें एजुकेशन जो है आपको सिखाते हैं। एक अच्छा बेहतर इंसान आपको एजुकेशन बनाता है। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज इन्वेस्टमेंट एंड इन एजुकेशन। तो कई लोग बोलते हैं भाई मेरे पढ़ाई पे इतना खर्चा हो गया, देखो एजुकेशन पे जो भी खर्चा हुआ है वो एक्सपेंस नहीं है। इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन गिव्स हायर रेट ऑफ रिटर्न। पढ़ाई पे कितना खर्चा करते हो, जितने ट्यूशन लगवाते हो, जितने नई बुक्स खरीदते हो, जितने आप अच्छी कॉपी किताब पेन खरीदते हो, स्टेशनरी पे जो इन्वेस्ट करते हो, है ना, ये सारे अच्छे स्कूल्स में पढ़ रहे हो, वो सब क्या है, इन्वेस्टमेंट है, उससे आपको हायर रिटर्न मिलेगा। मैं अच्छे से पढ़ा लिखा मेहनत करी समझाता भी तो आज अर्न कर रहा हूं, नहीं करता तो कहां से अर्न करता। तो आपको आज की डेट में पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स, तभी जाके फ्यूचर में आप पूरा लाइफ एंजॉय करोगे, आपकी पूरी पीढ़ी आगे की जो है अच्छी चलेगी आपकी कृपा से, ठीक है। सो एजुकेशन ट्रांसफॉर्म करता है पर्सन को एक बेटर लाइफ जीने में, सिर्फ पैसे कमाने के लिए हेल्प नहीं करता। प्रोवाइड एजुकेशन टू एवरी चिल्ड्रन इज द प्राइम रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स, सोसाइटी एंड द गवर्नमेंट। सरकार की एक रिस्पांसिबिलिटी है, हर बच्चों को एजुकेशन मिलना चाहिए। तो सर्व शिक्षा अभियान जो सरकार चलाती है, सब पढ़े सब बड़े, जो भी स्कीम सरकार चलाती है वो इसलिए कि हर बच्चे को एजुकेशन मिले, हर बच्चे को पढ़ाई जो है वो मैंडेट है। Getting education, people can secure their future and can earn more. Education help them to grow and they help process in the development of the nation. भाई एजुकेशन से, अगर मैं पढ़ा लिखा हूं तो मैं सरकार को अर्न करके टैक्सेस दूंगा, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं तो मैं नेशन बिल्डिंग में भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहा हूं। तो आप अगर एजुकेट रहोगे तो आप कई लोगों की मदद कर पाओगे, वेल्थ, नेशन की वेल्थ भी जो है वो इंक्रीज होगी। एजुकेटेड पीपल को एसेट्स ऑफ द माना जाता है नेशन। भैया अगर पढ़े लिखे हो ना तो नेशन के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए एक एसेट हो, अनपढ़ हो तो लाइबिलिटी हो, क्योंकि भाई सरकार को आप पे काफी खर्चा करना पड़ेगा, सब्सिडीज देनी पड़ेगी। वेयर एज अनएजुकेटेड पीपल द लाइबिलिटी ऑफ द नेशन। मैं नेशन की नहीं, आपके परिवार की बात करूं, आप अच्छे से पढ़ोगे लिखोगे तो आपके परिवार आपको एसेट मानेंगे कि ये एसेट्स है, उसको बचा के रखेंगे, लाइबिलिटी मानेंगे। अगर आप नहीं पढ़ते, फेल हो जाते हो, नंबर कम आते हैं तो भैया लाइबिलिटी, बोलेंगे जाओ भैया कोई कदर नहीं है। Government should expand the education system by improving the quality of education, preparing high budget for the education. सरकार को एजुकेशन को बेहतर बनाना चाहिए, सरकारी स्कूल्स हो, प्राइवेट स्कूल्स हो, सरकार को नजर रखनी चाहिए प्राइवेट के ऊपर कि वो लूटपाट ना करें, और सरकारी स्कूलों को बेहतर करना चाहिए ताकि बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले, अच्छी से प्रैक्टिकल ट्रेनिंग उनको दी जाए तब जो उनके फ्यूचर में काम आए। दूसरा हेल्थ, सबसे बड़ी चीज है। आप कितना ही पढ़े लिखे तेज क्यों ना हो, अगर आपकी हेल्थ बिगड़ गई तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। लोग कहते हैं अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आपके पास हजारों प्रॉब्लम होंगी, लेकिन अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो आपके पास सिर्फ एक ही प्रॉब्लम होगी कि किसी तरीके से मेरी हेल्थ बेहतर है। अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, कुछ भी अच्छा हो, लेकिन अच्छा खाना हो, लेकिन पेट खराब है तो आप उसको
भोग नहीं सकते, यूज नहीं कर सकते। तो पढ़ाई के लिए भी हेल्थ का होना बहुत जरूरी है, कि फिजिकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस आपस में रिलेटेड है। अगर फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो, तो आप पढ़ाई भी अच्छे से कर पाओगे, चीजों को लर्न कर पाओगे, सर दर्द नहीं करेगा पढ़ते वक्त, अच्छी से नींद खुलेगी, थकान महसूस नहीं होगी। अगर फिजिकली फिट हो तो ध्यान रखना, पुअर कंट्री टेंड टू बी अनहेल्दी एंड अनहेल्दी कंट्रीज टेंड टू पुअर। गरीब कंट्री अनहेल्दी होगा और अनहेल्दी कंट्री जो है वो गरीब होगा। हेल्थ एक ऐसा ह्यूमन कैपिटल है, एक इनपुट है जो अदर आउटपुट को बनाने में मदद करता है। वर्कर जो बीमार है वो अच्छे से प्रोडक्शन नहीं कर सकता। बहुत सारे हेल्थ एक्सपेंडिचर सरकार करती है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर के लिए, प्रिवेंटिव मेडिसिन, क्यूरेटिव मेडिसिन, सोशल मेडिसिन एक्सेट्रा एक्सपेंडिचर किया जाता है एजुकेशन और हेल्थ पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टू पिलर है, एजुकेशन और हेल्थ, जिससे कंट्री की इकोनॉमी बढ़ सकती है। अगर लोग बीमार रहेंगे तो भैया प्रोडक्शन ही खत्म हो जाएगा, आउटपुट ही नहीं कर पाएंगे, खर्चा ही नहीं कर पाएंगे। तीन तरह की मेडिसिन है। प्रिवेंटिव मेडिसिन मतलब वैक्सीनेशन, पहले ही वैक्सीन दे दी जाए ताकि इंसान बीमार ना पड़े। छोटे छोटे बच्चों को लगता है ना वैक्सीनेशन, ताकि आगे वो बीमार ना पड़े। क्यूरेटिव मेडिसिन का मतलब क्या, अगर वो बीमार पड़ गया तो उसको मेडिकल इंटरवेंशन दिया जाएगा बीमारी के दौरान। और सोशल मेडिसिन मतलब क्या है, उनको गाइड करो, उनको बताओ, हेल्थ लिटरेसी वगैरह समझाओ उनको। दिस इज कॉल्ड सोशल मेडिसिन, जहां पे हेल्थ लिटरेसी की बात की जाएगी, लोगों को समझाया जाएगा, बताया जाएगा भाई कि ऐसे ऐसे, अब जैसे सर्दियाँ आ रही हैं धीरे धीरे या गर्मियाँ आएंगी, तो वहाँ पे पानी इकट्ठा ना होने दे, मलेरिया से, डेंगू से कैसे बचे, अलग अलग बीमारियाँ चल रही हैं उनसे कैसे बचे। तो ये एक हेल्थ लिटरेसी है। एक पॉल्यूशन हो रहा है तो मास्क लेके चले, बाहर ज़्यादा ना निकले, एयर प्योरीफायर का यूज़ करें। ये सारी चीज़ें हेल्थ लिटरेसी, जो आपको बताया जाए, गाइड किया जाएगा। तो ये तीन तरह की मेडिसिन होती हैं जो किसके अंदर आता है, एक्सपेंडिचर हेल्थ के अंदर। अगला है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। किसी भी एम्प्लॉय से बेटर आप एक्सपेक्ट तभी कर सकते हो, आपको ट्रेनिंग अच्छी दोगे। अगर मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा नहीं तो आपसे 100 नंबर की एक्सपेक्टेशन कैसे करूंगा। मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा तभी तो आप आउटपुट दोगे, और तभी मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि हाँ भैया, अब मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा ही नहीं, टाइम पास करूंगा भैया, झूठे सपने दिखाऊंगा, तो कहां से एक्सपेक्ट करूंगा कि आपका रिजल्ट बेहतर हो। सो एक्सपेंडिचर किया जाता है ट्रेनिंग पे, ये भी एक सोर्सेस है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। ट्रेनिंग किया जाता है, सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इट इनहेंस द क्वालिटी ऑफ लेबर, अच्छी लेबर की क्वालिटी अच्छी होती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो कंपनी काफी अमाउंट जो है अपने ट्रेनिंग पे खर्च करती है वर्कर्स के ऊपर, और अलग अलग वर्कर जो होते हैं उसको अलग अलग टाइप की ट्रेनिंग दी जाती है, चाहे वो स्किल वर्कर हो, अनस्किल्ड वर्कर हो, राइट। सो ये हो गया, अगर आप ट्रेनिंग दोगे तो कंपनी का जो आउटपुट है वो बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा तो कंपनी पे भी अच्छा करेगी, तो वर्कर का भी फायदा, कंपनी का भी फायदा, राइट। नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन। अगर आप गांव में हो, आपके स्किल की वहां कदर नहीं है, वहां कंपनीज नहीं है, वहां पे आपको कोई आइडिया नहीं अर्न करने का, तो आप शहर पे मूव कर सकते हो। लेकिन जब आप शहर में मूव करोगे तो हमेशा दो चीजों को ध्यान रखना कि शहर का खर्चा अलग होता है। अगर आप शहर पे आते हो तो शहर पे रहने सहने का रेंटल एक्सपेंस बहुत ज्यादा होता है, गाँव में इतना नहीं होता। और ट्रांसपोर्टेशन का, ट्रैवलिंग करोगे उसका खर्चा भी है। तो देखो, अगर गाँव में 50,000 की सैलरी मिल रही है आपको, शहर में 1 लाख की मिल रही है, तो जरूरी नहीं कि शहर में आने से फायदा हो सकता है, शहर में खर्चे भी ज्यादा होंगे। लोग कहते हैं अमेरिका में इतनी सैलरी मिलती है भाई, जापान में इतनी सैलरी मिलती है, तो भैया वहां पे खर्चे भी ज्यादा है। तो आप खर्चे भी देखो, कॉस्ट ऑफ लिविंग भी चेक करो, ट्रांसपोर्टेशन का भी चेक करो। अब फिर जाके आपको अच्छा लगे तो आप शिफ्ट कर सकते हो दूसरी स्टेट में, दूसरे नेशन में। बड़े बड़े डॉक्टर्स, चार्ट अकाउंटेंट्स, बड़े बड़े इंजीनियर्स, बड़े बड़े बिजनेसमैन अपने देश को छोड़ के बाहर चले जाते हैं, यूएस में, लंदन में शिफ्ट हो जाते हैं। बहुत सारे बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं, बहुत सारे लोग जो शिफ्ट हो जाते हैं अलग अलग कंट्रीज में जाके, और वहां जाके अच्छे से अर्निंग करते हैं। वो इसको बोलते हैं ब्रेन ड्रेन। हमारी कंट्री ने आपको बनाया, हमारी कंट्री ने आपके पीछे इन्वेस्ट किया, आपको पॉपुलर किया, आपको अच्छी अर्निंग का पोटेंशियल दिया, और फिर आप जो है वो बहुत से साइंटिस्ट वगैरह जो है वो इंडिया से, मतलब इसरो से चले जाते हैं, नासा के अंदर। दिस इज कॉल्ड ब्रेन ड्रेन, जहां क्वालिटी ऑफ पीपल जो है वो देश छोड़ के चले जाते हैं। सो ये हो गया माइग्रेशन। पीपल माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस टू फाइंड द बेटर जॉब इन ऑर्डर टू गेन द एडवांटेज ऑफ लोकेशन, अर्निंग हायर सैलरी। लोकेशन की बात है, हर जगह हर लोकेशन में सैलरी सेम नहीं मिलती है, तो रूरल एरिया डू नॉट, उनके पास अच्छे इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं होती, तो लोग जो है वो क्या करते हैं, शिफ्ट कर जाते हैं। तो आप दो चीजों को ध्यान रखना, पहला कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, दूसरा कॉस्ट ऑफ लिविंग, ये आप चेक करना। और तीसरा एक और है क्लास साइकिक फिजिक कॉस्ट, ठीक है। फिजिक कॉस्ट क्या होता है, इंक्रीज स्ट्रेस और लॉस ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो भाई देखो, अगर आप शहर में रहोगे, ठीक है, तो जो आपकी बेसिकली जो साइकोलॉजी है वो थोड़ी सी बदल जाती है शहर के अंदर, स्ट्रेसफुल लाइफ होती है। अगर आप गांव में रहते हो तो वहाँ पे लाइफ आपकी अच्छी होती है, वहाँ पे आपको इतना स्ट्रेस नहीं होता, आप काम करते हो, खाते हो, अपने घर परिवार के साथ खुश रहते हो। लेकिन शहर के अंदर बहुत सारे जो है वो टेंशन्स होती हैं, तो स्ट्रेस वगैरह भी बढ़ता है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी लॉस्ट होती है। तो ये बात का भी आपको ध्यान रखना है। दिस इज द थर्ड न्यू कॉस्ट, राइट।
अगला एक्सपेंडिचर इन्फॉर्मेशन, एक्सपेंडिचर incurred to acquire information related to job market and educational institution people can get information about the various types of job, कौन कौन से टाइप की जॉब अवेलेबल है मार्केट में, कहाँ पे क्या सैलरी है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट क्या है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्या है। जैसे आप जैसे 12th के बाद सीयूईटी में जाओगे तो आप देखोगे कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स अच्छे हैं, कौन कौन से कॉलेजेस अच्छे हैं, किस कॉलेज का फॉर्म भरना है, वो सारी की सारी क्या है इन्फॉर्मेशन है। और इन्फॉर्मेशन लेने पे अगर आप खर्चा करते हो तो खर्चा नहीं है, वो भी आपके एसेट्स है जो आपको कल को फायदा पहुंच जाएगा। ओके अच्छा, अब एजुकेशन के लिए जो रेगुलेटरी बॉडी है ना वो यहाँ पे देखो 4 है। एनसीईआरटी, इसका फुल फॉर्म ध्यान रखना, ये रेगुलेटरी अथॉरिटी किसमें, एजुकेशन में। ये एजुकेशन की रेगुलेटरी अथॉरिटी, से आरबीआई बैंकिंग अथॉरिटी का रेगुलेटर है वैसे ही। एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, एआईसीटीई ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, एमसीआई मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके अलावा आप ध्यान रखना एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो बेसिकली सीयूईटी के एग्जाम कंडक्ट कराता है, ये भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये भी रेगुलेटरी अथॉरिटी, भी एग्जाम कंडक्ट कराता है। रेगुलेटरी अथॉरिटी इन हेल्थ, हेल्थ में जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो कौन है, आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है वो आईसीएमआर, रेगुलेटरी अथॉरिटी क्या है वो हेल्थ का, ये फुल फॉर्म आप ध्यान रखना। अच्छा, रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का रोल क्या है, बेनिफिट क्या है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। तो सबसे पहला, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अगर होगा तो प्रोडक्टिविटी जो है बढ़ेगा, एफिशिएंसी बढ़ेगा फिजिकल कैपिटल का। अगर ड्राइवर अच्छा है तो गाड़ी की अच्छे से केयर करेगा, समझ रहे हो, अगर पायलट अच्छा है तो प्लेन की अच्छे से केयर करेगा, प्लेन की एफिशिएंसी बढ़ेगी, जो 1000 उड़ान लेने वाली थी वो 1200 उड़ान तक ले लेगी। ब्रिंग पॉजिटिव चेंज इन वर्क एनवायरनमेंट, पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग, एजुकेटेड लोग जिनके पास ह्यूमन कैपिटल है वो वर्क एनवायरनमेंट में पॉजिटिव रहते हैं, वो नेगेटिव बातें नहीं करते, हर जगह पीछे नहीं हटते, वो कोशिश करते हैं, हाँ मैं करूंगा, कोशिश करूंगा, ट्राई करूंगा इसको अचीव करने का। इक्विटी और पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है सोसाइटी में, ज्यादातर लोग पढ़े लिखे होंगे तो टैक्स पेयर होंगे, सोसाइटी में पार्टिसिपेशन होगा, देश की इकोनॉमिक वेल्थ में कंट्रीब्यूट करेंगे, अलग अलग नहीं होंगे, पिछड़े नहीं होंगे। देश में हवाई जहाज चल रहा है तो सिर्फ अमीर लोग यात्रा नहीं करेंगे, जो लोग पढ़े लिखे हैं, टैलेंट स्किल्स उनके पास है वो भी जाएंगे, भले वो इनकम कम है। अमेरिका जैसी कंट्रीज में, जो डेवलप्ड नेशंस है, यूके जैसे एरिया में क्या होता है, सब लोग पढ़े लिखे हैं, ज्यादातर लोग जो है उनके इनकम का गैप बहुत ज्यादा नहीं है। हमारी कंट्री में बहुत गरीब लोग हैं, बहुत अमीर लोग हैं, वहां पे सब लोग जो है एवरेज है, समझ रहे हो, तो वहां पे वो डेवलप हो जाता है, पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है सोसाइटी के अंदर। इन्वेंशंस होंगे, इनोवेशंस होंगे, इन्वेंशन नई नई चीज का आविष्कार होगा, पुरानी चीजों में इंप्रूवमेंट आएगा, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगा। पहले टीवी इतने बड़े बड़े आते थे, आजकल इतने पतले टीवी आते थे, पहले मोबाइल फोन इतने मोटे मोटे मोबाइल फोन आते थे, आज एकदम थिन थिन मोबाइल फोन आ रहे हैं। वो क्या है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, वो चीजें क्या है, इनोवेशंस है। तो ये सारी चीजें होंगी अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन आपके पास है, आपका ह्यूमन कैपिटल है, टैलेंट है, तो भैया आप ज्यादा पैसे कमाओगे, लिविंग स्टैंडर्ड भी आपका हाई होगा और पॉपुलेशन ग्रोथ भी कंट्रोल होगा। पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है एजुकेशन। लोगों को फैमिली प्लानिंग की पढ़ाई करवाओ, लोगों को समझाओ, सिखाओ कि भैया बच्चे जो है वो दो ही अच्छे हैं, बच्चे जितने आप उनको पाल सको, उनको मैनेज कर सको, अच्छी एजुकेशन दे सको, अच्छा खाना कपड़ा दे सको, तो ही आप उतने बच्चे पैदा करो। तो आप देखोगे जो गरीब लोग होते हैं उनकी फैमिली बड़ी होती हैं, अमीरों की फैमिली थोड़ी सी छोटी होती है। हालांकि मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, प्लीज आप किसी और कंट्री पे लेके मत चले जाना। दूसरी बात, देखा गया है कि जहाँ पे लिटरेसी ज़्यादा है वहाँ पे जो मेल फीमेल का रेशियो वो भी थोड़ा सा बराबर सा है इंडिया के अंदर। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड, पॉपुलेशन कंट्रोल करने का भी एक ही रास्ता है, दैट इज कॉल्ड एजुकेशन। प्रॉब्लम क्या है फिर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में, प्रॉब्लम क्या है? तो सबसे पहला, राइजिंग पॉपुलेशन, जनता इतनी ज्यादा है, सरकार कितनी फैसिलिटी किसको देगी? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कोई छोटा चीज नहीं है। आप 15 साल 16 साल से पढ़ रहे हो, है ना, 15 साल, लगभग 15 साल से पढ़ रहे हो आप, है ना, एजुकेशन लेने के लिए, अभी 5 साल और पढ़ोगे तो बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। ब्रेन ड्रेन, पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव, एग्जीक्यूटिव, इंजीनियर्स, बिजनेसमैन, फिजिशियन, डॉक्टर्स, वो क्या करते हैं, इंडिया से बाहर चले जाते हैं और अपना टैलेंट बाहर दिखाते हैं। दिस इज कॉल्ड ब्रेन ड्रेन। रीजनल और जेंडर इनइक्वालिटी, आज भी हमारी कंट्री में मेल फीमेल्स के बीच में काफ़ी भेदभाव किया जाता है, किसी किसी रीजन में बहुत तरक्की है, किसी किसी रीजन में बहुत ज़्यादा डाउनफॉल है। इनएफिशिएंट जॉब और ट्रेनिंग जो है एग्रीकल्चर पे तो दी जाती है। खेती बाड़ी ऐसी चीज है, उनको लगता है कोई भी कर लेगा। आपके माता पिता भी कहते होंगे पढ़ेगा लिखेगा तो गांव में खेती बाड़ी करेगा, मतलब जो कुछ नहीं करेगा वो खेती बाड़ी तो कर ही लेगा, तो वहां पे ट्रेनिंग की जरूरत ही नहीं है। ये प्रॉब्लम है, आपको वहां पे भी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, पढ़ाई लिखाई होती है एग्रीकल्चर की भी, उसमें भी ग्रेजुएशन की जाती है। और हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी इतना ज्यादा है, लोग खाएंगे पिएंगे या फिर पढ़ाई करने पर खर्चा करेंगे, खाने पीने को पैसे नहीं, ट्यूशन स्कूल की फीस कहां से भरेंगे? ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स है किसके अंदर, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर। दूसरा ये भी है कि रिसोर्सेज सफिशिएंट नहीं है, पढ़े लिखे लोगों के पास भी काम नहीं होता आजकल, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी प्रॉब्लम्स है।
नेक्स्ट है ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट। देखो ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या होता है, टैलेंट और स्किल्स, और ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब क्या, आपका पूरा ग्रोथ करना ताकि फ्यूचर में आप अच्छा कमा सको और आपका जो फ्यूचर है, आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी अच्छा कमा सके। ह्यूमन कैपिटल एक टेम्पररी चीज है, ह्यूमन डेवलपमेंट एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। अगर मैं आपको नकल करा के अपने दोस्त को पास करा देता हूँ तो ह्यूमन कैपिटल है, वो तो पास हो गया, लेकिन अगर मैं उसे सिखाता हूँ, पढ़ाता हूँ, समझाता हूँ और पेपर में खुद लिखता है वो, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन कैपिटल ह्यूमन डेवलपमेंट रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, बट देयर इज अ क्लियर डिस्टिंक्शन एंड डिफरेंस बिटवीन देम। ह्यूमन कैपिटल जो है वो एजुकेशन और हेल्थ को ना सिर्फ एक कमाने का जरिया मानता है कि एजुकेशन दो, हेल्थ दो, ताकि वो प्रोडक्टिविटी बढ़े, आउटपुट बढ़े। इट इज अ नैरो कॉन्सेप्ट, बहुत छोटी सोच है, नैरो कॉन्सेप्ट है। ये ह्यूमन बीइंग को ना एक ऐसा सिस्टम बनाता है जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाएगी। सो इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन हेल्थ इज अनप्रोडक्टिव इफ डज नॉट एनहांस द आउटपुट ऑफ गुड्स। वो कहते हैं भाई पढ़ाई लिखाई कोई फायदा नहीं अगर तुम आउटपुट को ना बढ़ा सको तो। ये सोच ह्यूमन कैपिटल की है कि हम आपको सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं ताकि आप आउटपुट को बढ़ाओ, आउटपुट नहीं बढ़ रहा तो पढ़ाई लिखाई का कोई फायदा नहीं है। ठीक है। अगला, आप गरीब लोगों से पूछोगे ना, वो पढ़ना लिखना क्यों है, सिर्फ कमाने के लिए। लेकिन सिर्फ कमाने के लिए नहीं पढ़ना लिखना होता, एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए, एक अच्छे सही से स्टेप लेने के लिए, दूसरों से कैसे बिहेव करना है, आपकी सोच बड़ी होगी, अच्छी सोच होगी, उसके लिए आपको पढ़ाई करवाई जाती है। सो ह्यूमन डेवलपमेंट क्या एक आइडिया है बेस दैट एजुकेशन और हेल्थ जो है ना वो ह्यूमन बीइंग का इंटीग्रल पार्ट है। भैया ये जरूरी है सबको देना, जब पीपल जो पढ़ लिख सकेंगे तभी वो लॉन्ग और हेल्दी लाइफ जी सकेंगे। भैया ध्यान रखना, आप लंबी जीवन तभी जी पाओगे जब आप पढ़े लिखे रहोगे। आपके पास बहुत सारा पैसा आ गया लेकिन कैसे यूज करना है आपको नहीं पता, क्या खाना क्या पीना है, कब क्या बोलना है, कैसे बिहेव करना है, पैसे का सदुपयोग कैसे करना है, कहाँ पैसे को लगाना है, पैसे वेस्ट नहीं करने, दिखावा नहीं करना, वो सब चीज आपको एजुकेशन, आपका माइंड ग्रो करके देता है। सो इट इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट विच कंसिडर दैट ह्यूमन बीइंग्स आर एंड इन देमसेल्फ। वो खुद ही रिसोर्सेस है और उनको डेवलप करेंगे तो ऑब्वियसली देश भी डेवलप करेगा, अच्छा पैसा कमाएंगे। तो इंडिया में ह्यूमन डेवलपमेंट तभी होगा जब ज्यादातर लोग पढ़े लिखे और हेल्दी होंगे। तो ये बेसिकली डिफरेंस है, शॉर्ट टर्म ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। और ये कहता है भी आउटपुट के लिए पढ़ाई लिखाई की जा रही है, कहते हैं नहीं भैया ये उनका राइट है, फंडामेंटल राइट। एजुकेशन सेक्टर इंडिया, इंडिया का एजुकेशन सेक्टर बहुत खराब है। सरकार को ज्यादातर खर्च करना चाहिए एजुकेशन पे, सरकार को रेगुलेट करना चाहिए गवर्नमेंट स्कूल्स को, और अब तो प्राइवेट स्कूल्स को भी रेगुलेट करना चाहिए जो बहुत ज्यादा फीस चार्ज करते हैं, लूटते हैं बच्चों को, पढ़ाई एजुकेशन ज्यादा कुछ देते नहीं है। और गर्ल्स एजुकेशन को भी प्रमोट करना चाहिए। आज भी हमारी कंट्री में बहुत डिस्टिंक्शन है, रूरल एरिया में बहुत कम स्कूल्स हैं, पढ़ाई का लेवल अच्छा नहीं है। अमीर एरिया में देखोगे, जो अर्बन एरिया है ना, टियर 1 टियर 2 सिटी में देखोगे एक एक जगह स्कूल है, दूसरे बड़े बड़े स्कूल है, बहुत बड़े बड़े स्कूल्स हैं, किसी की 10,000 फीस है महीने, किसी की 20,000, किसी की 50,000, किसी की 1 लाख तक की फीस है। तो इस तरीके से जो एजुकेशन सेक्टर है वो इंडिया में है। ये आपकी एक नॉर्मल बात है कि हम भी इंडिया का एजुकेशन सेक्टर कैसा है। अब राइट टू एजुकेशन एक्ट के लिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा आता है। 2009 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनैक्ट करता है, एक एक्ट पास करते हैं सरकार, जिसको बोलते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट, जो कहता है फ्री एजुकेशन देंगे, फंडामेंटल राइट है सारे 6 से 14 साल के बच्चों का। डेटा ध्यान रखना, 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट, 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन देना है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो स्टार्टेड, सरकार ने 2% का सेस भी चालू किया। सेस का मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स, जो भी आप टैक्स सरकार को देते हो मान लो, तो उस पर 2% आप फालतू सरकार को दोगे, एजुकेशन सेस। सरकार इस पैसे को लेके एजुकेशन पे खर्चा करेगी। और बेसिकली ये ऑल जितने भी यूनियन टैक्सेस है, जीएसटी पे नहीं लगता, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस है लाइक इनकम टैक्स वगैरह, उस पे सरकार लेती है 2% का एजुकेशन सेस। और उसे कहाँ खर्चा करती है, एलिमेंट्री एजुकेशन पे, छोटे बच्चों को पढ़ाने में सरकार उन पैसों को खर्च करती है। गवर्नमेंट सैंक्शन अ लार्ज आउटले फॉर द प्रमोशन ऑफ हायर एजुकेशन, सरकार हायर एजुकेशन को भी प्रमोट करती है, लोन स्कीम भी लेके आती है हायर एजुकेशन के लिए, चाहे आप देश के अंदर पढ़ रहे हो चाहे बाहर पढ़ रहे हो। ठीक है। नेक्स्ट, सर्व शिक्षा अभियान 2001-2002 में इन इस पार्टनरशिप विद द स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, द प्रोग्राम एम्स टू प्रोवाइड अस यूजफुल एंड रेलिवेंट एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन इन 6 to 4। तो स्टेट गवर्नमेंट ने भी लोकल गवर्नमेंट के साथ मिलके, ठीक है, 6 से 14 साल के बच्चों को 2010 तक सब पढ़े लिखे होंगे, 6 से 14 साल के सारे बच्चे पढ़े लिखे होंगे, उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। ये सर्व शिक्षा अभियान सरकार ने लागू किया था। ये आपने देखा होगा सरकारी स्कूलों में इन लोगों को बना रहता है, दिस इज कॉल्ड सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़ें सब बढ़ें। ध्यान रखना ईयर कौन सा है, 2010, SSA सर्व शिक्षा अभियान, डेटा ध्यान रखना। ओके, तो बस इतना ही था चैप्टर के अंदर। अब मैं इस चैप्टर के अंदर यानी कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन चैप्टर के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट डेट्स डाटा हैं इतने ही हैं, इसको अच्छे से पढ़ के चलना। छोटा सा चैप्टर है, कहीं से 1 नंबर में पूछ लिया जाए या आपके आंसर्स को बेहतर करना हो तो आप ध्यान रखना। एक ध्यान रखना, एक तपस मजुमदार कमेटी था
जो इंडियन गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया था एजुकेशन के लिए, जिन्होंने कहा था एजुकेशन पे जो खर्चा परसेंटेज जो है ना वो बढ़ाएंगे, उसने कहा था भाई कम से कम 6% जो है वो जीडीपी का हम एजुकेशन पे खर्च करेंगे। रेकमेंड किया था किस कमेटी ने? तपस मजुमदार कमेटी में, कब? 1994 में, ठीक है। और एजुकेशन कमीशन ने रेकमेंड किया था स्पेंड करने का 6% जीडीपी पे, वो 1964 1966। तो भैया एजुकेशन कमीशन ने जो 6% जीडीपी कम से कम खर्च करेंगे एजुकेशन पे, वो कब किया था? 64-66 में। तपस मजुमदार कमेटी को अडॉप्ट कब किया सरकार ने? 1999 में। राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है वो कब का है? 2009 का है, जो कहता है भाई फ्री एजुकेशन एंड फंडामेंटल राइट ऑफ ऑल चिल्ड्रन 6 से 14 साल के लिए। आरटी एक्ट ऑपरेशनल हुआ था 2010 में, लेकिन था कहां का? 2009 का। एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, सीयूईटी कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट, यूजीसी यूनिवर्सिटीज ग्रांट कमीशन, एआईसीटी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। विच 5 ईयर प्लान रिकॉग्नाइज द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पे कौन सा 5 ईयर प्लान था? 7वें 5 ईयर प्लान में फोकस किया गया ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पे। एजुकेशन सेस एलिमेंट्री एजुकेशन पे कितना % चार्ज करता है? 2% टैक्स पे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन कब चालू किया गया? 2015 में। लॉन्च ऑफ सर्व शिक्षा अभियान 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फंडामेंटल राइट और कंपल्सरी एजुकेशन की 2001 में, ध्यान रखना 2001 में। इंडिया डिक्लेयर पोलियो फ्री कंट्री, डब्ल्यूएचओ ने इंडिया को 27 मार्च 2014 को पोलियो फ्री कंट्री डिक्लेयर कर दिया। भैया पोलियो कोई केस इंडिया में नहीं है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट डेट और इवेंट इस चैप्टर के हैं जो आपको ध्यान रखना है। तो अच्छे से इस चैप्टर में जो आपने पढ़ा इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन सोर्सेस, वो बहुत इंपॉर्टेंट, ये 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में सारा का सारा डेटा। ओके तो आज के लिए इतना ही। इस चैप्टर को अच्छे से लर्न करके समझ के प्रैक्टिस कर लेना, डेटा याद कर लेना, लिख लिख के प्रैक्टिस करना इसकी। एक दिन में आराम से चैप्टर कवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर से शुरू करेंगे। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, दोस्तों को शेयर करना, कोई डाउट हो कमेंट्स में पूछना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर साथ। टेक केयर, बाय बाय।